हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही एक नया यूनिट, ठीक है। क्लास 12 का हमारा ये बोल सकते हैं थर्ड यूनिट है, जिसमें बायोलॉजी इन द ह्यूमन वेलफेयर। हम बायोलॉजी का इस्तेमाल देखेंगे कि किस तरीके से हम बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन के वेलफेयर में या कल्याण में। तो इस यूनिट में हमारे पास दो चैप्टर है। एक चैप्टर ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। पहला क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, कौन कौन से हेल्थ को अफेक्ट करते हैं बीमारियां, किस तरीके से हमें हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो इंसानों के लिए भी अच्छे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे माइक्रोब्स जो है वो सब के सब बीमारी कॉज करते हों। कुछ तो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए भी हों। तो इन दोनों चैप्टर को हम इन यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पे लिखा गया है, बायोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ द फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन ऑफ द नेचुरल साइंस, ठीक है। बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन है नेचुरल साइंस का, कि हम नेचुरल साइंस को बहुत अच्छे फॉर्मल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्रेस इन द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री प्रोसीड मच फास्टर देन द बायोलॉजी। जिस हिसाब से फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रोग्रेस हुआ बायोलॉजी के मुताबिक, वो बहुत तेज हुआ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ ऑल्सो हैव द हाई विजिबिलिटी देन दोज ऑफ बायोलॉजी। ऐसा क्यों हुआ, क्यों फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही फास्टली ग्रो की है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी? इसलिए क्योंकि इनका एप्लीकेशन जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा है हमारे डेली लाइफ यूज़ में, ठीक है। However, 20th century and certain 21st century has demonstrated the utility of the biological knowledge in the further human welfare, be it in the health sector और agriculture। बोला गया कि जो 20th century है या फिर 21st century में देखा गया कि बायोलॉजी की नॉलेज को बढ़ाया गया, किस तरीके से बायोलॉजी का इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में या फिर हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर में कहाँ इस्तेमाल होता है, उनमें देखा। The discovery of antibiotic and synthetic plant-derived drugs, anesthetics have changed the medical practice on one hand and the human health on the other hand। बोला गया है कि जब डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक की, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि प्लांट डेरिवेटिव, यहाँ पे ड्रग्स बनाए गए, प्लांट से निकाले हुए ड्रग्स बनाए गए, इसके अलावा हम बोल सकते हैं एनेस्थेसिया दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का जब इस्तेमाल हुआ, इससे क्या हुआ कि जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिस था या फिर मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा हम बोल सकते हैं ह्यूमन के हेल्थ में भी सुधार हुआ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग हैव बीन ड्रामेटिकली चेंज ओवर द ईयर, ठीक है। धीरे धीरे इंसान का जो जीवन है या जो लाइफ स्पैन है वो भी क्या हुआ, बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल सेक्टर भी क्या हुआ, अच्छे से ग्रो करने लगा, फैसिलिटीज अच्छी होने लगी। यहाँ पे बोल सकते हैं सारी चीज़ें के लिए इलाज होने लगा, हर बीमारी का छोटा छोटा, यहाँ पे बोल सकते हैं जो छोटी बीमारी थी उनका भी इलाज होना स्टार्ट हो गया, जिससे हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो गया। Agricultural practices, food processing and diagnostics have brought social कल्चरल चेंजेस इन द ह्यूमन कम्युनिटी। बोला गया कि जब एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस किया गया, ठीक है, प्लांट के बारे में पढ़ा गया, प्लांट की ब्रीडिंग कराई गई, किस तरीके से फूड का प्रोडक्शन किया गया, और इन सबको डायग्नोसिस करने के बाद हमारे सोशल कल्चर में भी चेंज हुआ, जिसकी वजह से ह्यूमन की कम्युनिटी में भी बदलाव आया। दिस आर ब्रीफली डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग 3 चैप्टर इन दिस यूनिट। अब 3 चैप्टर तो नहीं रहे, पर 2 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हमारे ऊपर ह्यूमन के हेल्थ पे इफेक्ट करता है बीमारियां, कैसे हमें हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बायोलॉजी का इस्तेमाल देखेंगे ह्यूमन के वेलफेयर में या डेली लाइफ में इस्तेमाल देखेंगे। एक चैप्टर था स्ट्रेटजी इन फूड प्रोडक्शन एंड एनहेंसमेंट करके था, वो चैप्टर कट चुका है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फूड को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से ब्रीडिंग प्रोसेस था, सब कुछ वहाँ पे था, बट वो चैप्टर डिलीट हो चुका है। तो आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। आगे देखते हैं हम लोग MS स्वामीनाथन। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में क्या किए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे, उनके ये क्या है, फादर हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ते हैं। बॉर्न इन अगस्त 1925 इन कोम्बाकोनम इन तमिलनाडु। जो MS का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे दिया गया इनके नाम का, इनका नाम था मोन कम्बू संबाशिवन स्वामीनाथम, ठीक है। इनका जन्म हुआ था अगस्त 1925 में, कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के कोम्बाकोनम जगह पे हुआ था, ठीक है। इनका नाम पूरा क्या है, इनका नाम है मोन कम्बू
संभाशिवन स्वामीनाथन, ठीक है, इनका पूरा नाम है, डिड हिज ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी फ्रॉम द मद्रास यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? मद्रास की यूनिवर्सिटी से किया था। और किस सब्जेक्ट पे किया था? बॉटनी पे किया था। ही वर्क इन डिफरेंट कैपेसिटीज इन लार्ज नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड डेवलप हिज एक्सपर्टाइज इन दी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इनकी जो ये हर क्षेत्र पे काम किए थे, ठीक है, ये लार्ज स्केल पे काम किए थे, इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे काम किया, इसके अलावा ये फॉरेन कंट्रीज में भी काम किया। और इन्होंने क्या एक्सपर्टाइज किया? इन्होंने जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग पे काम किया, क्योंकि बॉटनी के स्टूडेंट थे तो इनका पूरा अटेंशन कहाँ होगा? प्लांट्स के ऊपर होगा। तो कहीं ना कहीं वो जेनेटिक्स से रिलेटेड बात की, ये प्लांट ब्रीडिंग के बारे में इन्होंने बात किया। The School of the Cytogenetics and the Radiation Research established at the Indian Agriculture Research Institute IARI enabled the Swaminathan and his team to develop the short duration high yielding variety of rice including the Satin Basmati। ठीक है, जो स्कूल था साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च में, उसने स्टेबलाइज किया क्या? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर क्या होता है? ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। हम बोल सकते हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे क्या होता है? जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन पर रिसर्च होता है, ठीक है। और स्वामीनाथन और उनकी टीम को बोला गया है कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में, कम समय में ही आप ऐसी वैरायटी बनाइए राइस की जो हाई यील्डिंग हो, जैसा कि बासमती है, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग एंड जेनेटिकली इंप्रूविंग द यील्ड एंड द क्वालिटी। इन्होंने किस पे काम किया है? डेवलप किया है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया पे काम किया है, क्रॉप शेड्यूलिंग पे काम किया है, जेनेटिकली इंप्रूविंग हाई यील्डिंग एंड हाई क्वालिटी के प्लांट्स को बनाया। मतलब कि ये बोल सकते हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं उसके जेनेटिक्स पे खेलते हैं और ये बनाते हैं ऐसे प्लांट जो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही क्या करें? हाई यील्डिंग, हाई प्रोडक्टिविटी को शो करें, ठीक है। Swaminathan initiated the collaboration with the Norm Borlaug, which culminated in the Green Revolution through the introduction of the Maxian variety of the wheat in India। बोला गया कि स्वामीनाथन ने अपनी दोस्ती या मित्रता बढ़ाई किससे? नॉर्मन बोरलॉग से, ठीक है। ये इनको भी बोला जाता था ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, बट यहाँ के नहीं, ये मैक्सिको में इन्होंने किया था वहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया कि मैक्सिको की एक वैरायटी है वीट की, इंडिया में उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया। दिस वाज हाईली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी। He also initiated the Lab to Land Food Security and several other environmental program। इन्होंने क्या किया है? लैब टू लैंड का मतलब क्या है कि इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग को लैब में किया है रिसर्च के थ्रू, और उसको कहाँ पे लेके आए हैं? लैंड पे ग्रो कराए हैं, ताकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे हाई यील्डिंग, टॉलरेंस कैपेसिटी सब कुछ देख सके। तो इन्होंने पहली बार क्या किया है? लैब टू लैंड, यहाँ पे क्या किया है? फूड की प्रोडक्शन बढ़ाया है, फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया इन्होंने, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कितना भी हम लोग केमिकल, मैन्योर, फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो फूड की कमी हो गई। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? लैब टू लैंड, लैब में क्या करते थे? प्लांट, छोटे छोटे प्लांटेट्स बना के उसको क्या करते थे? लैंड पे उगाते थे, ताकि हाईली प्रोडक्टिविटी देखने को मिले, ठीक है। He has been honored with the Padma Bhushan and several other prestigious award, medal and fellowship by the institution or ऑफ एक्सीलेंस। बोला गया है कि इनको बहुत चीज़ों से सम्मानित किया, बहुत सारे इनके पास प्रेस्टिजियस अवार्ड हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको क्या मिला है? पद्म भूषण अवार्ड मिला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडल्स मिले हैं, फेलोशिप मिले हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट के, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जो पॉपुलेशन है इतनी बढ़ रही थी उस टाइम पे, उसको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन हाँ, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाने की कमी होगी, ऑफकोर्स जो बेसिक नीड होगा इंसान का वही सबसे पहले ख़त्म होगा। तो उस समय क्या हो रहा था? खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। इन्होंने लैब टू लैंड प्लांट लेके आए कि लैब में ही प्लांट ब्रीडिंग करके प्लांट्स को बना रहे हैं और उसको लैंड पे उगा रहे हैं एक अदर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के थ्रू, जिससे क्या हो, जो कमी है खाने की वो कम हो सके, ठीक है। तो इनके बारे में इतना था, बट याद रखिएगा कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं इंडिया में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है। जो ह्यूमन का हेल्थ है वो किससे डिफाइंड होगा? हर कोई ये सोचता है कि हम हेल्दी हैं, फिजिकल हेल्थ देख के, खूबसूरती देख के, ठीक है। अगर वो मेंटली बहुत स्टेबल, उसे ये लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही सोचते हैं कि अगर हम फिजिकली फिट हैं, अगर मैं बाहर से देखने में ठीक लग रही हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ, तो इसका मतलब मैं हेल्दी हूँ। बट ये सही डेफिनेशन नहीं है। WHO कहता है कि अगर कोई इंसान हेल्दी वही है जो मेंटली, फिजिकली, बॉडी से भी, मेंटली एंड सोशली हर तरीके से वेलबींग हो,
ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बाहर से देखने में भी फिट हैं, आप मेंटली फिट हैं, बट आपके आसपास के लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, तो आप सोशली फिट नहीं हो सकते हैं। या आप सोशली फिट है, फिजिकली फिट है, बट मेंटली आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, तो भी फिट नहीं है। अगर आप मेंटली ठीक हैं बट आप मोटे हैं, फिजिकली फिट नहीं है, बीमारियां लग रही हैं, बार बार बीमारियां हो रही हैं, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं हैं। ठीक है, बात करते हैं डिसीज़। जो डिसीज शब्द है इसका मतलब यही होता है कि देखिए, डिस इज मतलब कि हम अच्छे से बोल सकते हैं कि खुश नहीं है, या फिर इस का मतलब हम कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है, बॉडी जो हमारी बहुत इजीली काम कर रही थी अब उसमें क्या हो गई, बीमारी लग गई है। ठीक है, तो डिसीज़ का मतलब यही है कि हमारा जो हेल्थ है ये अफेक्टेड हुआ। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि अपने हेल्थ का किस तरीके से ध्यान रखें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करें जिससे हम क्या हो सके, फिट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, 2 डेंजरस बीमारी है जैसे एड्स, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो यंग बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, अपने आप को खराब कर रहे हैं इन चीज़ों से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Health for a long time was considered as the state of body and mind where there is balance of certain human। ठीक है, बहुत पहले से लोग यही मानते थे कि जो हमारा हेल्थ है ना, इसको हम बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा माइंड है, उनके बीच में बैलेंस है। मेरा जो बॉडी है और जो मेरा दिमाग है, इनके बीच में बैलेंस है। और वो बैलेंस किसकी वजह से हो रहा है, सर्टेन ह्यूमर की वजह से हो रहा है, सर्टेन बॉडी फ्लूइड की वजह से हो रहा है। ऐसा लोग स्टार्टिंग में मानते थे कि हमारा जो माइंड है और जो हमारा यहाँ पे बोल सकते हैं कि बॉडी है, इनके बीच में एक बैलेंस है, इस वजह से इंसान हेल्दी है। और वो बैलेंस कौन कर रहा है, ह्यूमर या बॉडी फ्लूइड कर रहा है। That is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted। ठीक है, जैसा कि ये सारी बातें कौन कहते थे, स्टार्टिंग अर्ली के जो हिपोक्रेट्स थे, जिसे हम एलोपैथी के बोल सकते हैं, फादर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंडियन का आयुर्वेदा सिस्टम था, ठीक है, हमारे पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक सिस्टम चलता था, जड़ी बूटियों से ही बीमारियों को सही किया जाता था। इट वॉज थॉट दैट, ऐसा सोचा जाता था कि पर्सन विद द ब्लैक बाइल बिलोंग टू अ हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर। ठीक है, बॉडी में बहुत टाइप के फ्लूइड होते हैं, बहुत टाइप के ह्यूमर देखने को मिलते हैं। ब्लैक बाइल हो गया, येलो बाइल हो गया, मेलगम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनमें से ये बोला गया कि जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा निकलेगा उसकी पर्सनालिटी हॉट होगी, और ये जो हॉट हो रहा है इसका मतलब उसे फीवर है। ऐसा सोचा जाता था कि जो बॉडी का फ्लूइड है यही हमारे माइंड को और हमारे पूरे बॉडी को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अब फ्लूइड ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक बाइल ज़्यादा हो गया, तो उसको क्या हो गया, फीवर हो गया, ऐसा सोचा जाता था। दिस आइडिया वॉज अराइव बाई द प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। इस आइडिया को लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, इनको लगता था कि सच बात है, किसी को फीवर है तो इसका मतलब उसके बॉडी में ब्लैक बाइल ज़्यादा है, इसलिए उसकी हॉट पर्सनालिटी है। द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाई विलियम हार्वे using the experimental method and the demonstration of the normal body temperature in the person with the black bile using the thermometer disprove the good humor hypothesis of the health। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो ये कहानी बता रहे हैं कि जिनकी बॉडी में ब्लैक बाइल ज़्यादा वो हॉट पर्सनालिटी के है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें झूठी हो गई। ठीक है, कब हुई, जब ब्लड सर्कुलेशन का जब यहाँ पे क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ, किसने किया, विलियम हार्वे ने किया। और इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, एक्सपेरिमेंटल मेथड से इन्होंने देखा कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना है एक नॉर्मल पर्सन में भी और एक ब्लैक बाइल पर्सन में। तो देखने में आया कि दोनों में नॉर्मल है, किसी में कोई फीवर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो ये गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस है, जो ये बात कहती है कि जिसके बॉडी में ब्लैक बाइल ज़्यादा निकलेगा वो हॉट पर्सनालिटी का होगा, उससे फीवर है, तो ये बात गलत है। ठीक है, in the later year biology stated that the mind influences through the neural system and endocrine system our immune system and that our immune system maintain our health। ठीक है, फिर हमारी बाद के सालों में ये देखने को मिला कि बायोलॉजी कहती है कि जो हमारा माइंड है ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, हमारे इम्यून सिस्टम को। किसके थ्रू करता है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू करता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारे हेल्थ को क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे कि जो हमारा ये माइंड है ये पूरी तरीके से यहाँ पे इसका पूरा इफेक्ट या ये पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है किसके ऊपर, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करता है। किसकी मदद से करेगा, देखिए, इन्फ्लुएंस थ्रू
न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम से करता है ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम हो क्या करे, हमारे हेल्थ को मेंटेन करें। ठीक है, मेंटेन हेल्थ। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जो माइंड है, ऐसा माना गया कुछ सालों बाद कि जो हमारा माइंड है वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। किसके थ्रू, एंडोक्राइन या फिर बोल सकते हैं न्यूरल सिस्टम के थ्रू, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करे, हमारे हेल्थ को बना के रखे। Hence, mind and the mental state can affect our health। इसीलिए कहा जाता है कि जो माइंड है और हमारा जो मेंटल स्टेट है ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर हम ज़्यादा सोचने लगे, ज़्यादा एंजाइटी, ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाए, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा पूरा बॉडी सही नहीं होगा, हम हेल्दी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए माइंड और मेंटल स्टेट को इसलिए रिलेट किया गया क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं हमारे ब्रेन से ही निकलते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं बहुत सारे जो मेन ग्लैंड है, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, पीनियल ग्लैंड हो गया, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट है हमारे माइंड के पास। तो हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ से जो कुछ भी चेंजेस होगा उसका पूरा प्रभाव आपको अपने हेल्थ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हाँ इसके बावजूद भी हेल्थ क्या होता है और सारी चीज़ों से भी अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा माइंड की वजह से या मेंटल स्टेट की वजह से हमारा हेल्थ खराब हो, और भी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर तो हम जानते हैं बहुत सारी बीमारियां हैं जो माता पिता से बच्चों में आती हैं। ठीक है, डिफिशियंसी विथ विच द चाइल्ड इज बोर्न एंड डिफिशियंसी डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स फ्रॉम द बर्थ। बोला गया है कि ऐसी बीमारियां या ऐसी कमी जिसकी वजह से बच्चों में बीमारी देखने को मिलती है, जो उनको कहाँ से मिली है, उनके माता पिता से मिली है, पेरेंट्स से इनहेरिटेड हुई है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी बीमारी क्या थी, जेनेटिक्स थी। और भी बीमारियां हैं, ठीक है, तो ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो माता पिता से बच्चों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में क्या हो रहा है, उन सब जीन की डिफिशियंसी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, जिससे बच्चे में वो बीमारी देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, इन्फेक्शन। अगर आप कहीं भी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत गंदगी है, या फिर आप ऐसे खाने को खा रहे जो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, या फिर ऐसे पानी को पी रहे जो बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इन्फेक्शन के थ्रू भी आपका हेल्थ क्या होता है, इफेक्ट हो सकता है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे कि अभी हम कुछ ऐसे भी बीमारी पढ़ेंगे जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से इन्फेक्शन के थ्रू बॉडी में ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं, हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। Lifestyle including the food, water we take, rest and the exercise we give to our bodies, habit that we have or lack etc। या फिर आप ऐसे लाइफ स्टाइल के साथ जी रहे हैं जिसमें आपको अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, ना अच्छा पानी पी रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना सही से सो रहे हैं, ना रेस्ट दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो ये आदतें हैं, ठीक है, ये खराब से जो आदतें हैं, इससे भी आपका हेल्थ अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा मैं फोर्थ पॉइंट यही बता देना चाहती हूँ, एल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज़। जो लोग अल्कोहल और ड्रग्स को भी क्या करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, उनमें भी आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल उनका तो हेल्थ सबसे पहले ख़राब होगा। जो यहाँ पे अल्कोहल ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करेंगे, ड्रग्स को इंटेक करेंगे, इससे उनको ऑब्वियसली हेल्थ ख़राब होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हेल्थ क्या है, हेल्थ अभी यहाँ पे ये बताया गया है कि माइंड जो है हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट दिखाते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। और जो हमारा माइंड है वो किसके थ्रू इन्फ्लुएंस करता है, हमारे न्यूरल सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा माइंड या मेंटल स्टेट हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें यहाँ दी गई हैं जिससे हमारा हेल्थ खराब हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर, ऐसी बीमारियाँ जो माता पिता से जीन मिल गई हैं, और वो जो जीन है, डिफेक्टेड जीन है, वो बच्चे में आ गए, उसको बीमारी देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन, आप जो कुछ भी अपने सराउंडिंग में रह रहे हैं, अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं, खाते पीते हैं, इससे भी क्या होगा, इन्फेक्शन आपको फैल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी लाइफ स्टाइल कैसी, आप खाना पानी या रेस्ट या एक्सरसाइज क्या अपने बॉडी को दे रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, आपकी छोटी छोटी जो आदतें हैं, हैबिट्स हैं, ये भी दर्शाती हैं कि आपका इससे हेल्थ अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं अल्कोहल और ड्रग्स अब्यूज जो लोग करते हैं उनका भी हेल्थ ऑब्वियसली खराब होगा। ठीक है,
द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाई एवरीबडी। हर कोई कहता मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी होना चाहता हूँ। कोई इंसान चाहता है मैं पतला होना चाहता हूँ, कोई इंसान चाहता है कि मैं पूरी तरीके से फिट रहूँ, अपने खान पान पे ध्यान दूँ। ठीक है, तो सबको लगता है कि यही फिटनेस ही क्या है, एक डिफिनेशन है हेल्थ की। ठीक है, हाउ डू वी डिफाइन इट। अब हमें किस तरीके से हेल्थ को डिफाइन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, हेल्थ डज नॉट मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिसीज और द फिजिकल फिटनेस। ठीक है, हेल्थ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अगर आपको बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत योगा कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर हेल्दी। ठीक है, it could be state defined as the state of the complete physical mental social well-being। ठीक है, WHO कहता है कि हेल्थ का मतलब है कि आप पूरी तरीके से फिजिकली फिट रहें, मतलब कि आप अपनी बॉडी वगैरह बनाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेंटली फिट रहें कि आपके अंदर पॉजिटिव थॉट रहना चाहिए। ठीक है, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ ना जाएं या एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार ना, ओवर थिंकिंग ना करें। एंड थर्ड इज द सोशल वेलबींग, कि आप अपने आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको अच्छी वाइब्स मिले, लोग आपको बुरा नहीं कहें तो यहाँ पे आपको अच्छी बात भी बोल सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे ये बात जाएगी। अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस बारे में सोचेंगे, आप डिस्टर्ब होंगे, इससे भी आपका हेल्थ खराब होगा। तो इसका मतलब है कि ये तीनों चीज़ अगर किसी इंसान के पास है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपरली हम उसको बोल सकते हैं ही इज़ हेल्दी। ठीक है, वेन पीपल आर हेल्दी, जब लोग हेल्दी रहते हैं, दे आर मोर इफिशियंट एट द वर्क। अगर कोई इंसान बहुत हेल्दी है तो अपने काम को ऑफकोर्स पूरे 100% दे के करेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं है, किसी को एंजाइटी हो रहा है, डर लग रहा है, तो वो हेल्दी नहीं है। कोई फिजिकली फिट नहीं है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, वो उसको कोई बीमारी है, तो वो हेल्दी नहीं है। या फिर सोशल वेलबींग है, ठीक है, लोगों से परेशान है, लोगों के आसपास जहाँ रहते हैं आप उनसे डिमोटिवेटेड हैं, तो भी आप किसी काम को बहुत फोकस तरीके से नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर कोई इंसान हेल्दी है तो अपने काम को बहुत इफिशिएंटली करेगा। दिस इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इससे क्या होगा, उस इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अपना काम अच्छा करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक मतलब पैसे भी अच्छे खासे कमा सकता है। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज द लॉन्गिटिविटी ऑफ द पीपल एंड रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। अगर कोई इंसान हेल्दी है तो इससे जो इंसान की उम्र होगी वो भी बढ़ेगी। ठीक है, ज़्यादा समय तक जिंदा रहेगा। और अगर हम हेल्थ को बहुत ध्यान से देखें तो जो नवजात शिशु हैं, मतलब इन्फेंट बच्चे हैं और मदर हैं, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम, तो उनका भी हेल्थ अगर हम मेंटेन करके रखें तो दोनों के लिए बहुत अच्छा हो। बहुत बड़ा टाइम क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम ही किसी की जान चली जाती है क्योंकि हम हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, सब कुछ इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोर्टेलिटी रेट कम होगा। ठीक है, बच्चे भी कम मरेंगे या फिर जो माता हैं वो भी कम मरेंगी ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम। ठीक है, और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई इंसान हेल्दी है तो वो अपने काम को इफिशिएंटली करेगा, जिससे उसका अच्छा सा एक यहाँ पे आउटकम आएगा। अब देखते हैं हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन करना है। इस पैराग्राफ में देखते हैं यहाँ पे बैलेंस डाइट। आप जो कुछ भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि फास्ट फूड खा रहे हैं या कुछ ऐसी अनाप शनाप से चीज़ें खा रहे हैं जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, जीरो न्यूट्रिएंट, बट आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, कार्ब्स रहना चाहिए, प्रोटीन रहना चाहिए, सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, पूरा फुलफिल होना चाहिए आपकी थाली में। तो आपका एक क्या हो गया, बैलेंस डाइट हो गया। ठीक है, पर्सनल हाइजीनिक, ठीक है, थोड़ा अपनी साफ सफाई रखना चाहिए, नहाना धोना चाहिए। ठीक है, अपने आसपास अपने रूम कमरे को बहुत अच्छे से साफ करके रखना चाहिए। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, कहीं पे भी गंदगी है तो आप उसे क्लीन कराइए, खुद क्लीन करिए, मीन्स पर्सनल हाइजीनिक का ध्यान रखिए। ठीक है, एंड रेगुलर एक्सरसाइज। शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे तभी कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे और खुश भी रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ के लिए क्या करना है, आपको अच्छा खाना खाना है, आपको अपनी पर्सनल हाइजीनिक रखनी है, साफ सफाई रखना है अपने आसपास, एंड थर्ड क्या है, आपको एक्सरसाइज करना रेगुलरली। ठीक है, योगा हैज़ बिन प्रैक्टिस सिंस द टाइम इमेमोरियल टू अचीव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो लोग योगा करते हैं ना, उनको क्या होता है, दो चीज़ के फायदे होते हैं। पहला, फिजिकली भी हेल्दी है, ठीक है, फिजिकल भी अपना हेल्थ बना रहे हैं, एंड सेकेंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, इससे क्या होता है, शांति आती है, तो मेंटली वो क्या है, फिट है। तो हम बोल सकते हैं कि योगा को तब से प्रैक्टिस किया जा रहा है जब से हम जानते ही नहीं थे। ठीक है, हमें याद ही नहीं है कि कब से लोग कर रहे हैं योगा, ताकि उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही मेंटेन रहे। Awareness about the diseases and their effect on the different bodies function, vaccination, immunization against the infectious disease,
proper disposal of waste, control of the vector and maintenance of the hygienic in food and water resources are necessary for achieving the good health। देखिए यहाँ पे बोला गया है हर इंसान को हर बीमारी से जागरूक होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट तरीके की बीमारी होती है, डिफरेंट तरीके के उनके पैथोजन होते हैं, कैसे बचना है, प्रिकॉशन लेना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट कराना है, हमें अवेयर होना चाहिए हर बीमारियों से, उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। क्या बचाव है, किस तरीके से हम वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं किसी भी डेंजरस इन्फेक्शियस डिसीज से। हम अपने आसपास की जो भी वेस्ट है ना, कहीं लेके जाके जहाँ पे कूड़ेदान है, डस्टबिन है, वहाँ पे फेंकना चाहिए। ऐसे नहीं कि खुले में फेंक दें सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मक्खी हैं, कीड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, गंदगियाँ आएंगी और इससे क्या होगा, बीमारी को भी वो कैरी करेंगे एज अ वेक्टर, ठीक है। और हमें जो हमारे आसपास में रुका हुआ पानी है, नाले का पानी या किसी चीज़ का पानी, हमें क्या करना चाहिए, वेक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए कि वहाँ पे मॉस्किटो वगैरह ब्रीडिंग ना कर लें, ठीक है। और हमें अपने साथ साथ अपना पर्सनल हाइजीन तो देना है, लेकिन साथ साथ हम क्या खा रहे हैं, खाना पानी कौन कौन से रिसोर्सेज से आ रहे हैं, हम उसको भी क्या करें, हाइजीनिक तरीके से लें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अचीवमेंट दिलाएंगी कि आप गुड हेल्थ, आपका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा है। When functioning of one or more than organ or system of body is adversely affected, characterized by the appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, we have a disease। जब हमारी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या हमारा सिस्टम सही से काम नहीं करता है, थोड़े बहुत साइन आ रहे हैं, सिम्टम्स का मतलब है कि ग्रुप ऑफ साइंस, ढेर सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, चक्कर आ रहा है, वीकनेस फील हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, फीवर आ रहा है, तो जब इतने सारे सिम्टम्स एक साथ मिल के आ रहे हैं तो इसका मतलब कि हम हेल्दी नहीं हैं, हमें कोई बीमारी हो गई है। डिसीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू टू, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। बीमारी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। नाम से ही लग रहा है इन्फेक्शियस का मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में हो सकता है, वो बीमारी कैसे, कम्युनिकेबल है। नॉन इन्फेक्शियस की बात करते हैं ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं होगा, उसके अगल बगल में आप बैठ के भी खा पी रहे हैं तो आपको नहीं होगा, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल है। Diseases which are easily transmitted from one person to another is called the infectious disease। ऐसी बीमारी जो एक इंसान, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में हो जाए, उस बीमारी को इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं या कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज आर वेरी कॉमन एंड एवरीवन अस सफर फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर, ठीक है। इन्फेक्शियस डिसीज बहुत ज़्यादा कॉमन है, अगर किसी को फ्लू हुआ है, किसी को खांसी आ रही है, किसी को जुकाम हुआ है, आप उसके कॉन्टैक्ट में हैं, आपको भी हो जाएगा। हर कोई इसको फेस कर चुका है अपनी लाइफ में, सफ़र हुआ है सब चीज़ों से। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज लाइक द एड्स आर फैटल, ठीक है। कुछ खतरनाक ऐसी इन्फेक्शियस बीमारी है कि किसी एक पार्टनर को अगर हुआ है, अगर उसके कांटेक्ट में दूसरा पार्टनर है तो उसको भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एड्स, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इंसान मरेगा नहीं, किसी को अगर एड्स हो गया तो उसको जाना ही जाना है, ठीक है। एमंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज की बात करते हैं, ऐसी बीमारी जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कैंसर है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, लेकिन इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल हर साल मर रहे हैं। ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़ ऑल्सो इफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली, ये पहले मैं बता चुकी हूँ कि जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी हेल्थ बहुत बुरी तरीके से ख़राब होता है, जिसको लास्ट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन अफेक्टेड हो जाएंगे और लास्टली इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमन। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमन डिसीजेस हमें ह्यूमन में देखने को चाहिए। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथिस एक्सेट्रा कुड कॉजेज डिसीज इन मैन, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोन हो गया, हेलमिंथिस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नाम सुन चुके हैं। ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां कॉज करते हैं ह्यूमन में, ठीक है। देखिए, सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड पैथोजन। देखिए, पैथोजन का मतलब ही क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन के या फिर एनिमल, दूसरे एनिमल के बॉडी में क्या कर रहे हैं, बीमारी कॉज कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन हो सकते हैं, हेलमिंथिस हो सकते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, ये बीमारी को फैला रहे हैं, ठीक है। ये बीमारी को कॉज कर रहे हैं किसमें, मैन का मतलब यहाँ पे ह्यूमन हो गया, या फिर हम एनिमल में भी बात कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजन।
Most parasites are therefore pathogen as they causes the harm to the host by living in or them। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट होते हैं एज अ पैथोजन जो शरीर के ऊपर भी हो सकते हैं, उन्हें एक्टोपैरासाइट कह सकते हो, शरीर के अंदर भी चले गए, ठीक है, हमारे गट हेल्थ में या कहीं चले गए बॉडी के अंदर इनसाइड। होस्ट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये बीमारी कॉज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ऐसे जो मोस्ट ऑफ जो पैरासाइट होते हैं वो पैथोजन होते हैं, चाहे वो बॉडी के अंदर चले जाए या बॉडी के बाहर होस्ट को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। द पैथोजन कैन इंटर अवर बॉडी to various means, multiply and interfere with the normal vital activity resulting in morphological and functional damage। ठीक है, बोला गया है कि जो पैथोजन होते हैं ये हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके से जा सकते हैं और अपने आप को क्या करेंगे, जाने के बाद सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे और हमारे जो नॉर्मल एक्टिविटी है उनमें क्या करेंगे, छेड़खानी करेंगे, उनमें इंटरफेरेंस करेंगे और लास्टली क्या देखने को मिलेगा, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज देखने को मिलेगा। ठीक है, पैथोजन हैव अडॉप्ट टू सर्वाइव विद इन एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। पैथोजन को ये चीज़ पता है कि उसको किस तरीके से होस्ट की बॉडी में जाके सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, किस तरीके से एंजाइम से बचना है, किस तरीके से जो भी सिक्रेशंस होते हैं फ्लूइड के उनसे बचना है, लिक्विड के। ठीक है, तो इसमें ये देखने को मिलता है कि जो पैथोजन है पहले तो होस्ट की बॉडी में इंटर करते हैं वेरियस तरीके से, नाक से जा सकते हैं, आँख से जा सकते हैं, मुँह से जा सकते हैं, बहुत तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वे से जा सकते हैं और वहाँ जाने के बाद एडॉप्टेशन पहले करेंगे कि इस तरीके से सर्वाइव करना है। ठीक है, इन्वायरमेंट में कैसा है होस्ट का इन्वायरमेंट, ठीक है, कहाँ पे पीएच ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे एंजाइम का सिक्रेशन है, किस तरीके से बचना है, पहले तो अपने आप को रेजिस्टेंट बनाते हैं। ठीक, देन क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करने के बाद, जनसंख्या बढ़ाने के बाद जो भी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी है उन पे क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। जो भी हमारे बॉडी का फंक्शनल काम है, नॉर्मल जो एक्टिविटी है उस पर क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल क्या होता है, डैमेज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, द पैथोजन दैट इंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टोमच एट द लो पीएच एंड रजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, ऐसा पैथोजन जो हमारे गट में चला गया है, ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते पे है, तो उसको ये पता है कि हमारे पेट का जो पीएच है एसिडिक नेचर का है, जो उसका पीएच है वहाँ पे कैसे उसको सर्वाइव करना है, किस तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम से बचना है, उसको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, उसको सर्वाइव करना आता है। फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हियर अलॉन्ग विद दियर डिसीज एंड कॉजेज बाय देम। ठीक है, कुछ ऐसे मेंबर हैं डिफरेंट ग्रुप के, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, प्रोटोजोन हो गए, हेलमिंथिस हो गए, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारी कॉज करते हैं होस्ट में, हम उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट दीज डिसीजेज इन जनरल इज ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब। ठीक है, इसके अलावा बताया गया है कि किस तरीके से हम इन ऑर्गेनिज्म, इन पैथोजन से बच सकते हैं ताकि हम क्या कर सके, जो भयानक बीमारियां हैं इनसे हम बच सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको बचाव रखना है, किस तरीके से इनको कंट्रोल करना है इन पैथोजन को, ठीक है, जिससे आप क्या हो सके, हेल्दी रह सकें। तो पहली जो बीमारी हमारा क्या है, टाइफाइड। हर इंसान को कभी ना कभी हुआ है, नहीं हुआ तो आप अपने आसपास किसी न किसी के तो मुंह से सुने होंगे कि इनको टाइफाइड हो गया, ये नॉर्मल है। ठीक है, इसमें क्या है कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। देखिए, बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला इज द जीनस, टाइफी इज द स्पीसीज। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, सैल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरियम। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया हैं जो क्या कॉज करती हैं, विच कॉजेज द टाइफाइड फीवर इन द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी, ये क्या करती हैं, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, किसमें, ह्यूमन में। ठीक है, these pathogens generally enter to the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organ through the blood। ठीक है, ये जो पैथोजन है, हम खाना तो मुंह से खाते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से तो खाते नहीं हैं, तो हम जब खाना वगैरह ऐसा खाते हैं जो कंटामिनेटेड है इनसे, जो इन बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड है, जो पानी पी रहे कंटामिनेटेड है, गंदा है, कंटामिनेटेड का मतलब खराब है, साफ नहीं है, गंदा है। ठीक है, तो ये जो पैथोजन होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे गट के थ्रू तो अंदर चले गए, लेकिन ये कहाँ पे इफेक्ट करते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो ये पैथोजन क्या करते हैं, जनरली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैक करते हैं और इसके बाद वहाँ से डिफरेंट ऑर्गन में जाएंगे, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू।
सस्टेन हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जिनको टाइफाइड हो जाती है उसको लगातार 39 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस का फीवर हमेशा रहता है। वीकनेस होगा बॉडी में, स्टोमच पेन, ठीक है, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, जो भी कुछ खाएंगे वो अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होगा, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब है कि भूख नहीं लगेगा। जिस इंसान के अंदर ये सल्मोना टाइफेरियम नाम की पैथोजन वाली बैक्टीरिया चली गई है खाने के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर, फूड के थ्रू, कहाँ जाके अपना इफेक्ट दिखाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में दिखाएगी। वहाँ जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से और भी जगह जा सकती है, डिफरेंट ऑर्गन में, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू जा सकती है। और सिम्टम्स क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे हाईली सस्टेन फीवर होगा, लगातार आपको फीवर होगा 39 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक, वीकनेस होगा बॉडी में, ठीक है, हेडेक होगा, स्टोमच का पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, खाना खाने के बाद तुरंत आपको वॉशरूम जाने का मन करेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगा। ये कुछ क्या है, कॉमन से यहाँ पे सिम्टम्स दिए गए हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड दैट में अकर इन द सीवियर केसेस, ठीक है, अगर इलाज ना हो पाए इस बीमारी का तो क्या होगा, इंटेस्टाइन में ना बड़े बड़े छेद हो जाएंगे। ये बैक्टीरिया क्या करता है, इंटेस्टाइन की लेयर को खाता रहता है, सब म्यूकोसा की जो लेयर होता है उसको खाता रहेगा, और ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, इंटेस्टाइन में छेद हो जाएगा, जिसकी वजह से सीवियर केस में मर जाता है। वैसे तो नॉर्मल केस में कोई टाइफाइड नहीं मरता, बट हाँ अगर लंबे समय तक की बीमारी से वो ग्रसित है, उसको बीमारी है और उसका कोई सही से इलाज नहीं है और सही से बैक्टीरियम को मारा नहीं जा रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी डेथ हो सकती है। टाइफाइड कुड बी कन्फर्म बाय विडाल टेस्ट, ठीक है, टाइफाइड को अगर आपको देखना होगा किसी को टाइफाइड है तो आपको कौन सा टेस्ट कराना पड़ेगा, विडाल टेस्ट। नीट में 4 से 5 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। Classical case in the medicine that the Mary Mellon nicknamed typhoid Mary is worth mentioning here, ठीक है, यहाँ पे एक क्लासिकल केस दिया गया है कि एक मैरी मेलॉन नाम की एक औरत थी, ठीक है, कुक हैं प्रोफेशन से, जिनको हम टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइफाइड की कैरियर थी। ये जो खाना बनाती थी ना उसको गंदे तरीके से बनाती थी, जितने लोग को खाना खिलाती थी वो सबको टाइफाइड करा देती थी। तो इनका नाम था ओरिजिनली मैरी मेलॉन, बट इनको निक नेम इनका दे दिया गया टाइफाइड मैरी, क्योंकि ये क्या थी, कैरियर थी। शी वॉज अ कुक बाई प्रोफेशन, ठीक है, ये जो महिला हैं ये कुक थी उस समय प्रोफेशन की, एंड वॉज अ टाइफाइड कैरियर। ये टाइफाइड को क्या करती थी, इनको टाइफाइड था, और ये जब खाना बनाती थी साफ सफाई से नहीं बनाती थी, जो भी खाना था कंटामिनेटेड हो जा रहा था इनके बैक्टीरिया के द्वारा, और ये सबको खिलाती हुई परोसती हुई चली जाती थी और सबको क्या करा देती थी, टाइफाइड। हु कंटिन्यू टू स्प्रेड द टाइफाइड फॉर द सेवरल ईयर थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी सालों तक लोगों को टाइफाइड क्या कर रही थी, फैला रही थी। कैसे? जो खाना वो बनाती थी वो साफ़ सफाई से उसको बनाती नहीं थी, क्योंकि टाइफाइड किसी को कैसे होगा कि जब वो इंसान कंटामिनेटेड फूड और वाटर इस्तेमाल करता है, तभी ये होता है कि उसमें ये बैक्टीरिया अगर हैं तो उसको बीमारी होगी। तो इनका मतलब यही है कि ये अच्छे से खाना पानी नहीं बना रही थी, जिसकी वजह से लोगों को जब भी खाना देती थी सबको बीमारी साथ में फ्री में देखती जाती थी। नेक्स्ट बीमारी है निमोनिया। सब जानते हैं निमोनिया के बारे में। ये किसके थ्रू होता है? ये भी बैक्टीरिया की बीमारी है। देखिए, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखिए, नाम से लग रहा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दैट इज वायरस, बट नहीं, ये दोनों क्या है, बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, निमोनी इसको बोलते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज निमोनिया इन द ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्विलाई एयर सैक ऑफ द लंग्स, ठीक है। एल्विलाई हम जानते हैं कि क्या है, एयर से भरा हुआ एक सैक, एक झिल्ली है जिसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बट किसी को अगर निमोनिया हो जाता है उस केस में क्या होता है कि जो वो सैक है ना जिसमें हवा था गुब्बारे जैसा, अब उसमें क्या होता है, फ्लूइड इकट्ठा होता है, पानी भरने लगता है, तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब सिम्टम्स भी मैं बताती जा रही हूँ। तो याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया है निमोनिया कॉज करने का उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं निमोनिया कॉज करने के लिए, जिसमें क्या होता है, जो हमारा लंग्स का एल्विलाई है, ठीक है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, उसमें क्या होगा, पानी भराएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्विलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू द सीवियर प्रॉब्लम इन रिस्पायरेशन। जब पानी भर जाएगा हमारे एल्विलाई में तो सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी रिस्पायरेशन प्रोसेस में, ठीक है। द सिम्टम ऑफ निमोनिया, यहाँ पे देखिए सिम्टम्स दिए गए, निमोनिया कुड बी फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, ठीक है। कुछ यहाँ पे सिम्टम्स दिए गए हैं, एक तो फीवर आएगा निमोनिया के केस में, चिल्स का मतलब होकर ठंड लगेगी, ठीक है,
कफ होगा, अब पानी भर गया एल्वेलाई में तो हमेशा क्या होगा, बलगम निकलेगा, ठीक है, ऑल टाइम। तो ये कफ हो गया, सर दर्द होगा, ठीक है, थकावट भी होगी। इन सीवियर केसेस, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा निमोनिया एकदम हावी हो चुका है तो उस केस में क्या होगा, लिप एंड द फिंगर नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ठीक है। जब सीवियर केस हो गया है, जब हमारे एल्वेलाई में क्या हो गया, खूब के खूब यहाँ पे फ्लूइड भर चुके हैं, सांस लेने में तकलीफ है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है बॉडी में पूरा एकदम अपना पूरा राज कर रही है, तो इस टाइम क्या होगा कि जो सिम्टम देखने को मिलेंगे सीवियर केस में, यहाँ पे जो हमारे नेल हैं और जो लिप है ये ग्रे से क्या होंगे, ब्लूइश हो जाएंगे, नीले हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो हमारा एल्वेलाई है क्या कर रहा है, गैस का एक्सचेंज करा रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे पानी भर चुका है तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। जहाँ पे आराम से इजीली CO2 बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, अब वहाँ पे पानी भर गया है तो अब चीज़ें ईजिली नहीं आएंगी। तो इससे क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की भी डिफिशियंसी कहीं ना कहीं दिखेगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लिप है, जो फिंगर के नेल है, वो ग्रे से कैसे हो गए, ब्लूइश कलर में हो गए हैं। A healthy person acquired the infection by inhaling the droplet aerosol released by the infected person or even by sharing the glasses or unstill with in a infected person। देखिए ये कैसी बीमारी है, इन्फेक्शियस बीमारी है। मैं पहले यहाँ पे लिखती हूँ, ये जो बीमारी है कैसी है, इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस का मतलब कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हैं, किसी को अगर निमोनिया है, आप उसके कांटेक्ट में हैं तो उससे आपको बीमारी होने के चांसेस 99 पॉइंट है। कैसे, देखिए, अगर कोई इंसान छींक रहा है या उसके ड्रॉपलेट आपके पास आ चुके हैं या फिर उसके ड्रॉपलेट चारों तरफ हवा में है, उसे एरोसोल बोलते हैं, रिलीज किया है, या आपने उसका जूठे बर्तन से या ग्लास से पानी पी लिया है या जूठे बर्तन में खाना खा लिया है जिसमें उसने खा रखा था पहले, तो उससे भी क्या होगा, आपकी बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये बीमारी कैसी है, इन्फेक्शियस है। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में रहेगा, ठीक है, उसको बीमारी हो जाएगी। अब देखते हैं डाइसेंट्रिया, प्लेग एंड डिप्थेरिया और सम अदर बैक्टीरियल डिसीज इन द मैन, ठीक है। डाइसेंट्रिया हो गया, चाहे प्लेग हो गया, चाहे डिप्थेरिया हो गया, ये ऐसी बीमारी हैं जो किसके थ्रू होती हैं, बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग वायरस से कौन सी बीमारी होगी, जैसे कॉमन कोल्ड। हर किसी को हुआ है लाइफ में कॉमन कोल्ड, ठीक है, और अब तो सर्द का दिन आ रहा है तो अब तो और ज़्यादा कॉमन कोल्ड होंगे सबको। मेनी वायरसेस ऑल्सो कॉजेज द डिसीज इन द ह्यूमन बींग। बहुत सारे वायरसेस हैं जो बीमारी कॉज करते हैं ह्यूमन में। एक है राइनो वायरस, या हम इसको बोलते हैं कोरोनो वायरस, कोरोनो वायरस, ठीक है। जो राइनो वायरस है इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनो वायरस। रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉजेज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन अलाइनमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिसीज। बस ये शब्द ही क्या है, थोड़ा सा अलग है, बीमारी इसको बोलते हैं द कॉमन कोल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो राइनो वायरस या कोरोनो वायरस है, ये एक ग्रुप है वायरस का एक ग्रुप है जो क्या करता है, सबसे कॉमन एक इन्फेक्शियस बीमारी को कॉज करता है, वो कौन है, कॉमन कोल्ड है। They infect the nose and the respiratory pathway but not the lungs, very important, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉमन कोल्ड में नोज में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी पाथवे में दिक्कत होगी बस, लेकिन लंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, कौन, कॉमन कोल्ड में जो वायरसेस हैं। The common cold is characterized by the nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, टायर्डनेस एक्सेट्रा विच यूजुअली लास्ट फॉर द 3 to 7 days, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन कोल्ड है हर किसी को हुआ है तो सबको पता है, नेजल कॉगुलेशन हो गया, नाक भर जाएगी फ्लूइड से, ठीक है, डिस्चार्ज करेंगे, बार बार जाके अपना निकालेंगे गंदगी, ठीक है, शॉर्ट थ्रोट, गला में खराश आ जाएगा, भारीपन आवाज़ हो गया, ठीक है, कफ आएगा, सर दर्द होगा, ठीक है, जैसे शरीर में लगता है थकावट है, फीवर भी बहुत बार आ जाता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड से। और ये जो बीमारी है 3 से 7 दिन में ही सही हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम तक रहने वाली है या बहुत हैवी इनका ट्रीटमेंट होने वाला, नहीं, 3 से 7 दिन आपको थोड़ा बहुत काढ़ा वगैरह पीना होता है, चीज़ों से थोड़ा सा बचना होता है ताकि जो वायरस है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस ना कर पाए, ठीक है। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज द पेन, बुक, कप, डोर नोब, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस एक्सेट्रा कैन कॉजेज द इन्फेक्शन इन द हेल्दी पर्सन। बोला गया है कि ये भी कैसी बीमारी है, ये भी जो है इन्फेक्शियस बीमारी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहेंगे, कैसी है देखिए,
ये भी क्या है, इन्फेक्शियस बीमारी है, ठीक है। यहाँ पे इन्फेक्शियस बीमारी है। इसमें क्या होगा कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में है, जैसे कॉमन कोल्ड हो चुका है, जिसको जुकाम है, और वो जितनी बार छींक रहा है या फिर स्नीच कर रहा है, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आप इनहेल कर सकते हैं या इनडायरेक्टली, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसने छींक दिया, जैसे कि पेन पे छींक दिया, बुक है पढ़ रहा है, कप है चाय जिसमें पी रहा है, डोर नॉब हो गया, कंप्यूटर कीबोर्ड माउस हो गया, जो भी इस्तेमाल कर रहा है, टेबल या जो भी कहीं इस्तेमाल कर रहा है, उसको जुकाम है, तो कहीं ना कहीं वो वायरस को छोड़ता हुआ जा रहा है। अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे इनहेल कर लिया, आपकी बॉडी में चला गया, देन आपको भी बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए इन्फेक्शियस हो रहा है। ऐसा भी हम जानते हैं कि जो वायरसेस होते हैं होस्ट की बॉडी में अंदर गए, दैट इज लिविंग, बाहर रह गए वो लिविंग नहीं है। तो कोई इंसान अगर छींक दिया, उसको अगर मान लीजिए कॉमन कोल्ड है, तो बाहर वायरस गया, तो समझो उस लिविंग नहीं है, मर चुका है, ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी ने उसे इनहेल किया, अपने बॉडी में लिया, होस्ट की बॉडी में आया, वो कैसा हो गया, लिविंग हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे वायरस के पास कोई भी लिविंग सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बस दो ही चीज़ से बना है, एक तो न्यूक्लिक एसिड, चाहे डीएनए हो सकता है, चाहे आरएनए हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, और बाहर क्या है, उसका एक कैप्सिड है जो कि प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, मलेरिया, ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको कल पढ़ेंगे हम लोग। और अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी और थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।